हेलो तनुजा जी नमस्ते। संध्या जी नमस्ते। फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं वेट कर लूंगी आप लोगों का। नमस्कार अर्पण जी, जन सुलभ पुस्तकालय, शुक्रिया जी। अर्पण जी दोस्तों का इंतजार करें या आप कहेंगे तो। सतीश छिप्पा जी नमस्ते। साथियों का इंतजार करें कि हम शुरू हो जाएं। सब साथियों को नमस्ते, जो लोग भी आए हैं सबको नमस्ते। महेंद्र रंगा जी नमस्ते। जवाहर चौधरी जी नमस्ते। जन शुभम मोंगा हाय। प्रभात मिलिंद जी नमस्कार। राजवंत राज जी नमस्ते। सपना सिंह हाय। ये मीनाक्षी ने जाते जाते मुझे गिफ्ट कर दिया था सपना। मोहन लाल जी नमस्ते। मोहन लाल जी नमस्ते जी। आप सबका भी स्वागत है यहाँ पर जन सुलभ पुस्तकालय पेज मंच पर। आप सबका स्वागत है और अर्पण जी के विशेष आग्रह और इच्छा का सम्मान करते हुए मैं इधर इन दिनों मैं लाइव फ्री जिंदगी जी रही थी, लेकिन अर्पण जी से मेरी ये जिंदगी देखी नहीं गई, तो उन्होंने मुझे इस पेज के लिए आज के कार्यक्रम के लिए कहा और मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि आप सब यहाँ आते हैं, आप सब यहाँ मिलते हैं, आप सबसे बात करके अच्छा लगता है। और मैंने ये देखा है कि मैं दिन भर भले रचनात्मक उदासी में घूमती रहूं, लेकिन जैसे ही आप लोग से मिलने का ये मौका मिलता है, मैंने नोटिस किया कि मुझे खुशी होती है। तो मैं इस खुशी का ये मौका कैसे खो सकती हूँ। शुभम, हरिबिंदी मृदुला गर्ग जी का जो संग्रह है, कहानी संग्रह हरिबिंदी, उसके कवर पर जिन महिला की तस्वीर है वो असीमा भट्ट है, मेरी दोस्त हैं और आलोक धनवा जी की पत्नी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाय ज्योति, हाय पापोरी, उषा किरण दीदी प्रणाम। ठीक है दीदी, सब मजे में है, सब मजे में। आप आ गई, अब शुरू करते हैं दीदी। कुसुम भट्ट जी नमस्ते। बस क्या बात है, काफी लोग आ गए। हाथी के पाँव में सबका पाँव। आप लोग जितने दोस्त यहाँ आए हैं, जुड़े हैं, उतने ही मेरे लिए बहुत है। विवेक मिश्रा जी, ओ ओ ओ ओ ओ, बधाइयाँ बधाइयाँ। चलो विवेक जी हमारे साथी, पुराने साथी। अर्पण जी शुरू करते हैं, आज की बातचीत शुरू करते हैं। आप लोग मुझसे कोई सवाल करना चाहे तो करिएगा, मैं पढ़ूंगी और फिर जवाब भी दूंगी आप लोग को। लेकिन मुझे जो अर्पण जी ने कुछ सवाल बताए हैं कि मुझे इन सवालों पे आप लोगों से बात करनी है, तो उन सवालों उन सवालों को डील करूंगी, उन सवालों से बात करूंगी आज यहाँ पे। आप सबको पता है कि पिछले दिनों मेरा एक उपन्यास, तीसरा उपन्यास राजनटनी, राजपाल एंड सन्स से आया है। ये मैं दिखा देना चाहती हूँ आपको, ये किताब है, ये राजनटनी। और इस पर अब तक इसको रिलीज किया था उषा किरण खांदी, पंकज सुबीर, सदन झा, तो उषा दी आ गई हैं यहाँ पे। तो राजनटनी, राजपाल एंड सन्स से आई है ये किताब राजनटनी। इस किताब को दोस्त लोग, पाठक सब पसंद कर रहे हैं, सीनियर्स भी बहुत सराह रहे हैं। इस किताब पर हम बात करेंगे कि किसी कृति के रिसर्च की प्रक्रिया क्या होती है और रिसर्च में क्या क्या होता है, हम कैसे तय करते हैं मैंने कितने दिनों में लिखा, मिथिला और बंगाल का पूरा कल्चर है, और विषय का आइडिया कहाँ से आया, विषय ने प्रभावित कैसे किया, मीनाक्षी कौन थी, बल्लाल का साम्राज्य कैसा था,
मैंने कितने महीने में, कितने समय में लिखा, और इतनी जल्दी लिखा या देर लगा, कितना समय लगा, कितने शब्द है, इसके पात्रों पे बात करनी है, इसके पात्र गौण पात्रों पे बात करनी है, इस कथानक के प्रेम पे बात करनी है, और इसके आगे बहुत सारे मुझे सवालों के जवाब देने हैं जो लोग दुनिया उठाती है। एक तूफान सा इसको पढ़ने के बाद कई लोगों ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की है। तो उन सवालों पे भी आप सबसे बात करूंगी। कुसुम जी सबसे बड़ी हसीना तो उषा किरण खांदी आ चुकी हैं। हम सबकी सबसे बड़ी हसीना वही है आजकल। तो रिसर्च प्रक्रिया से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, नमस्ते उमा, बताना चाहूंगी कि ये विषय का आइडिया कहाँ से आया, उसके बाद ही रिसर्च प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस विषय का आइडिया मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप सबके लिए आश्चर्य का विषय होगा कि कोई एक कृति दूसरी कृति को जन्म कैसे देती है। ये कृति से कृति का प्रसव है, राजनटनी। आप सबने अगर नहीं पढ़ा है तो मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। उषा किरण खान का एक उपन्यास है सृजनहार, विद्यापति के जीवन पर आधारित है, और बहुत मोटा उपन्यास है। और उस हसीनाओं की दीदी, हसीनाओं की दीदी, वो जब मैं पढ़ रही थी, 1.5-2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले जब मैं पढ़ रही थी वो किताब, तो उपन्यास पढ़ रही थी, तो मुझे इतिहास बहुत मोहता है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक प्रसंग है जिसमें जो गायक होते हैं, जो लोक गायक होते हैं, वो सब बैठकर आपस में किस्सा गाते हैं। किस्से में एक कहानी गाते हैं, वो जो एक पूरी कथा, लोक कथा होती है, उसको गाते हैं। तो वो मीनाक्षी की कथा गाते हैं, उसकी बहादुरी के किस्से, और उसकी सुंदरता के, और उसके बहादुरी के, उसके त्याग के, उसके बलिदान के, उसकी पूरी परवरिश की, और अपने उसकी पूरी जिंदगी को गाते हैं, संक्षेप में गाते हैं। मुझे उस कैरेक्टर ने इतना इम्प्रेस किया, और मैं जैसे कहते हैं ना, आत्मा में उतर जाना। जैसे आप अपनी आत्म छवि किसी किरदार में आप देखते हैं, तो मैंने मीनाक्षी में अपनी आत्म छवि देखी। तो मैंने उषा किरण खांदी से बात की, मैंने कहा कि मैं इस पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, और इस मीनाक्षी को मैं सिर्फ लोक गायकों और लोक तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहती हूँ। मैं इसको विस्मृत इतिहास की गुफा से बाहर निकालकर इसको हाईवे पे लाना चाहती हूँ, साहित्य के राजपथ पर लाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दी कि तुम करो, और फिर उन्होंने ही सारा रिसर्च की प्रक्रिया बताई कि आप कैसे रिसर्च करें। एक वरिष्ठ का जो फर्ज होता है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से लाइट दिखाता है, प्रकाश दिखाता है, उसकी मदद करता है। उसे ये उपन्यास पूरी तरह से, अगर उषा किरण खान न होती, मेरे साथ न जुड़ी होती, उन्होंने न मुझे, ये अलग बात है कि मुझे उसको पढ़ के मैं पागल हो गई, दीवानी सी, बावरी सी, कि मुझे तो करना ही है इस पे, मीनाक्षी पे। तो जी दीदी, लोक गाथा गायन नर्तन, तो मुझे एकदम मुझे था कि मुझे तो करना ही है। और मेरी क्या आदत है कि मैं ढूंढती रहती हूँ चीज़ों को, एक खोजी। घर में भी कुछ चीज़ें रखी होंगी तो उलट कर देखना कि हाँ क्या रखा है। वो खोजी नेचर है मेरा, वो मेरे प्रोफेशन से आया है, मेरे करियर से जुड़ा हुआ है, तो मैं खोजती रहती हूँ। तो मैं इन दिनों ढूंढ रही थी कि जो इतिहास में विस्मृत स्त्रियां हैं, या जो हमारे लोक में छोड़ दी गई स्त्रियां हैं, जिनको मुख्य धारा में जगह नहीं मिला, या जो हाशिए पे छोड़ दी गई, ऐसी स्त्रियों का इतिहास, बृहद इतिहास लिखा जाना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। और यही समय है कि हम स्त्रियां अपनी पूर्वजाओं, अपनी पुरखिनों को फिर से याद कर सकते हैं, उनके योगदान को याद कर सकते हैं। और देखिए, स्त्री को एक परंपरा चाहिए, सबको एक परंपरा चाहिए, हर राष्ट्र, हर कल्चर, सबको एक परंपरा चाहिए होती है। हम क्यों इतने गौरवान्वित हैं कि हमारी परंपरा इतनी हजारों साल पुरानी है, और क्यों हम पश्चिम को कमतर समझते हैं कि उनके पास तो कोई परंपरा ही नहीं है, उनका इतिहास हमसे बहुत छोटा है, बहुत कमतर है।
और जब हम अपने प्राचीन परंपरा की तरफ जाते हैं तो हमें एक स्त्री की जो गौरवशाली परंपरा है उसकी तलाश है, जिस तलाश में हम बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत पीछे जाते हैं, वहां से अपने लिए एक छवि, एक इमेज उठाते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी तलाश में थी, मैं ऐसी स्त्रियों की तलाश में थी और मैं अभी भी तलाश में हूँ और लोगों से बात करती रहती हूँ कि इतिहास कि कौन सी स्त्री है जिसने बहुत काम किया, जिसने समाज में जिसका बहुत योगदान है और जिसके साथ न्याय नहीं हुआ, जिसके बारे में लिखा नहीं गया। और हम लोग खूब बातें करते रहते हैं आपस में, हम सब लेखिकाएं आपस में बातें करते रहते हैं कि हमें इन पर लिखना चाहिए। इसी खोज का हिस्सा थी कि मैं कुछ भी पढ़ती थी तो मैं ढूंढती रहती थी कोई एक गौण सा पात्र, कोई एक उपेक्षित पात्र जिसने सचमुच कोई महान काम किया हो अपने समय में, तो मैं उसको उठाऊं और फिर मैं अपनी कल्पित स्त्री, जो जैसी स्त्री मैं सोचती हूँ, जैसी स्त्री मुझे चाहिए, जिस स्त्री के बारे में सोचकर मैं गर्व से भर सकूं, एक ऐसी स्त्री का निर्माण मैं खुद करूं, उसे मैं गढ़ूं। वो हो इतिहास की, वो हो लोक की, लेकिन उसको मैं अपने विचार, उसको अपनी एक व्यक्तित्व मैं दे सकूं। जैसी स्त्री मेरे मन में है, जैसी स्त्री मैं चाहती हूं, एक स्त्री होने के नाते मैं जिस स्त्री की खोज में हूं, वो स्त्री मुझे मिल जाए तो मैं उसे गढ़ूं। ये बड़ा पवित्र काम है। मुझे लगता है कि मैंने इससे बड़ा पवित्र काम कुछ किया नहीं। लिखा तो मैंने बहुत किताबें लिखी, लेकिन मीनाक्षी को खोजते समय, कैसे खोजा वो रिसर्च प्रक्रिया है। मीनाक्षी को खोजते समय मैं अपने भीतर बहुत पवित्रता महसूस करती थी, बहुत कि मैं कोई पवित्र काम कर रही हूँ, ऐसा लगता था मुझे। वो उसके बाद रिसर्च प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि मीनाक्षी की कथा बहुत पहले, 50 साल पहले डॉक्टर मनमोहन झा बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी, उस पर नाटक भी हुआ था, लेकिन मैंने वो देखा नहीं था, पढ़ा भी नहीं था और अभी भी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए, और अच्छा हुआ नहीं पढ़ा, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि उनकी मीनाक्षी और मेरी मीनाक्षी में बहुत अंतर है। तो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं शायद इम्प्रेस हो जाती और मुझे लगता कि बड़ा ऑथेंटिक इनकी है, तो मैं उनकी कॉपी कर सकती थी। लेकिन मैं इस कॉपी से बच गई कि मैंने नहीं पढ़ा, तो अच्छा हुआ कि मुझे एक ओरिजिनल, एक मौलिक स्त्री का किरदार खड़ा करने में मदद मिली। तो फिर मुझे उषा किरण दी ने तो एक सूत्र दिया, लेकिन खोज तो उस सिरे के अंतिम छोर पर मुझे खुद पहुंचना था। तो मुझे खोज करनी थी। इस खोज में मैं अकेली थी और ढेर सारे सुझाव आए, ये पढ़ो, वो पढ़ो। इतिहासकार हैं सदन झा, वो मिथिला के भी हैं और उस गांव के भी हैं जिस गांव की मीनाक्षी थी। मीनाक्षी को वहाँ के लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं जानते। बहुत 12वीं शताब्दी की बात है। जो थोड़े बहुत लोग जानते हैं, जिन्होंने बचपन में कहानी उसकी किस्से सुने हैं, तो कोई उसको वहाँ पे मन की बोलते हैं। और मैं अभी आपको बताऊं, मैं अभी जाने वाली हूँ डीह पे, जो मीनाक्षी का कोई टीला जैसा है जिसको मन की डीह बोलते हैं। तो मैं अब देखिए क्या है, कृति लिख देने के बाद मेरे कर्तव्य से मुक्ति मुझे नहीं मिलती है। मैं उस विषय को छोड़ती नहीं हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना, किताबों से लेखक का रिश्ता गर्भनाल का होता है, उसको काट के अलग कर देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे कृति पकड़े रहती है। हसीनाबाद छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। मैं जब रांची जाऊंगी उधर रिसर्च के लिए, तो उस बस्ती में जरूर जाऊंगी, वहां के लोगों से जरूर मिलूंगी। वाया मीडिया तो पत्रकारिता पे है, तो मैं रात दिन इसी दुनिया में रहती हूँ। अब रही मीनाक्षी, तो मैं मीनाक्षी को छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मैं रोज रोज मीनाक्षी के बारे में नई चीजें खोजती हूँ, आज भी खोजती हूँ, और बल्लाल के बारे में ढूंढती हूँ, जिसमें से मुझे बल्लाल के बारे में कुछ चीजें मिली हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी आगे। बल्लाल के बारे में कुछ नई नई चीजें मिली हैं, और बल्लाल के बारे में पढ़ते हुए अभी इन दिनों, और उस समय वो चीजें मुहैया नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने प्रचार नहीं किया कि मैं ये काम कर रही हूँ। कुछ दोस्तों को जो सचमुच रिसर्चर हैं, उनको ये पता चला कि मैंने ऐसा उपन्यास लिखा है, तो वो मुझे बल्लाल पर एक से एक सामग्री भेज रहे हैं। हालांकि वो मेरे काम की सामग्री नहीं है, लेकिन वो बल्लाल के चरित्र पर पूरा प्रकाश डालती है, और जिस तरह का बल्लाल मैंने गढ़ा है, वो बिल्कुल उसी तरह के बल्लाल के बारे में जानकारी आ रही है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और उनमें जो बल्लाल के बारे में जो जानकारी आ रही है, उसमें मीनाक्षी के होने के सबूत मिल रहे हैं।
मैं आगे बताऊंगी आपको। अगर यहाँ मैं प्रिंट आउट मैंने नहीं निकाला, नहीं तो मैं आपको यहाँ प्रिंट आउट दिखा सकती थी कि ये है प्रिंट आउट, ये देखिए मीनाक्षी के होने के सबूत। तो क्या हुआ कि रिसर्च प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैं रिसर्च प्रक्रिया के विषय का आइडिया बता दिया आपको कैसे आया। तो मुझे बहुत प्रभावित किया मीनाक्षी के किरदार ने, उसकी कुर्बानियों ने, उसके त्याग ने, और उसके हुनर ने, उसके कला प्रेम ने, उसके किताबों के प्रति दीवानगी ने। कुछ कुछ मुझ जैसी थी कि किताबें बचा लेने की आदत थी। जब हम लोग के घर में लड़ाइयाँ होती थी भाई बहनों की, तो किताबें खूब फटती थी, लेकिन उस लड़ाई में मैं किताबें बचा लिया करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये ऐसी स्त्री मुझे मिल गई जो किताबों से इतना प्यार है और जो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो किताबें बचा लेनी चाहिए, इससे पहले कि गिद्ध खा जाए प्रेम पत्र, बद्री नारायण जी की कविता में है। तो इससे पहले कि किताबें नष्ट हो जाएं, बचा लेनी चाहिए। और अगर स्त्रियां बचाती हैं तो इससे बड़ा गौरव कुछ नहीं है स्त्री समुदाय के लिए। तो मेरे लिए ये गौरव का विषय था कि मीनाक्षी ने किताबें बचाई शत्रु राष्ट्र के हाथों से। फिर मुझे क्या करना था, मिथिलांचल कि तो मैं ग्रेटर मिथिलानी हूं ही, पूरा इलाका मेरा देखा हुआ है, वो सारा वो गांव, वो सारा मतलब। और सच बताऊं कि जिन दिनों मैं लिख रही थी, सपने में मैं वो गांव देखती थी मीनाक्षी का। वो नदी देखती थी, जिस नदी के पार उसका प्रेमी बसता है, और जिस नदी के छोर पे मीनाक्षी खड़ी होके उसे पुकारा करती थी। तो मैं सपने में वो गांव देखती थी, और मैं देखती थी मैं उस गांव में भटक गई हूँ। और मेरे सपने में हमेशा नदी जरूर आती है हर रात, लेकिन मैं कभी उसको पार नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं इस पार खड़ी हूँ, मुझे कोई बता रहा है वो मीनाक्षी का गांव है, और दिए टिमटिमा रहे हैं, और 12वीं शताब्दी का गांव मेरे सपने में आया था। ये लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन मेरी चेतना का सपने, आप सब फ्रायड का सिद्धांत आप सबको अगर उस पर यकीन है सबको, तो मेरे सपने में मीनाक्षी का गांव आता था। वो विशालकाय नदी आती थी, और वो जहाज, उस समय नाव थे, बड़े बड़े बेड़े, वो व्यापारी जहाज और सवारियों से लदी हुई, और उस तरह की बड़ी बड़ी, मतलब रात दिन कैसे डूबी मैं इसमें। रिसर्च के बाद 1.5 साल मैंने रिसर्च किया, 1.5 साल रिसर्च किया। मुझे लगे कुछ समय तो सोचने में लगा, फिर लगा इसको छापेगा कौन। फिर मीरा जौहरी राजपाल जी की हैं सर्वे सर्वा, उनसे मिली, उनसे बात की। वो बहुत एक्साइटेड हो गई कि तो अद्भुत है, आप इस पे काम करिए, मैं छापूंगी। तो फिर वहां से फिर एक के बाद एक लेखक को हरी झंडी मिलती जाती है। और मैं पत्रकार रही हूँ, मैं असाइनमेंट पे काम करती हूँ। मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं कोई उपन्यास लिख लूँ और फिर उसके बाद प्रकाशक ढूंढना शुरू करूँ। मैं ऐसा नहीं कर पाई आज तक। सौभाग्य रहा मेरा कि पहले ही प्रकाशक से बात हो जाती है, वो असाइन करते हैं, तो मैं लिखती हूँ। तो मैं डिस्कस करती हूँ, पहले डिस्कस कर लेती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं ढूंढ सकती ऐसे कि मेरी किताब मैं लिख चुकी हूँ, कौन छापेगा, कोई है टाइप का, मुझसे नहीं हो सकता। और मैं सब दोस्तों को यही सलाह देती हूँ कि पहले बात कर लो, और क्योंकि माइंड में तो आपके रहता है ना विषय, तो आप विषय रहता है तो आप बात कर लीजिए ना, समय ले लीजिए। मैं टाइम बाउंड काम करती हूँ, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। मीरा जी ने कहा कि आपको पूरी छूट है, आप जब दे दें, जब लिख दें। जैसे मुझे उन्होंने एक पौराणिक प्रेम कथा लिखने का असाइनमेंट दिया है, वो उन्होंने मुझे छूट दी है कि मैं चाहे जब दूं। तो मुझे छूट थी, तो 1.5 साल। अब मुझे रिसर्च के लिए समय चाहिए था, तो मैं फिर कोलकाता नीलांबर ने मुझे इनवाइट किया था, और मुझे वहाँ नीलांबर के आयोजन में मैं गई थी। रश्मि यहाँ पर है, रश्मि भारद्वाज भी साथ में थी। तो रश्मि इस रिसर्च के बारे में जानती हैं, और बांग्ला भाषा मैं समझ लेती हूँ, थोड़ा बहुत बोलना बोल भी लेते हैं मजे मजे में, लेकिन पढ़ना, उसकी लिपि नहीं पढ़ पाती हूँ। तो सदन झा ने मुझे बल्लाल चरित भेजा, उसका अनुवाद कुमार सुशांत है, आलोचक है, युवा आलोचक है, उनको दिया, उन्होंने अनुवाद करके भेजा। फिर मैं नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता गई, मुझे सबने सलाह दी, ममता कालिया जी ने भी कहा कि वहां जाओ तुम्हें मिलेगा। प्रभात दीक्षित जी ने कहा कि तुम वहां जाओ, वहां बैठो और उस 12वीं शताब्दी की किताबें निकाल के देखो कि उस समय का इतिहास क्या था, समाज कैसा था। फिर मैं, हालांकि बहुत सारा कुछ 12वीं शताब्दी का, 13वीं शताब्दी का, मतलब पिछली शताब्दियों का उषा किरण खान के उपन्यासों में बहुत है। अगर मैं कहीं नहीं भी जाती तो मुझे उनके उपन्यासों से सब कुछ मिल जाता। फिर भी उषा किरण खान ने कहा कि तुम्हें रिसर्च करना चाहिए और ढूंढना चाहिए, एक खोजी स्वभाव भी है। मैंने आरसी मजूमदार का तिरहुत का इतिहास पढ़ा, फिर मैंने बल्लाल चरित पढ़ा, फिर बल्लाल के बारे में जितनी किताबें थी उस लाइब्रेरी में जितनी, और सबसे जो एक्साइटमेंट वाली बात थी, जिसको लेके मैं थ्रिल्ड हूं, अभी तक थ्रिल्ड हूं,
कि 12वीं शताब्दी के एक राजा की लिखी हुई किताब मुझे नेशनल लाइब्रेरी में मिल गई। बल्लाल सेन की लिखी हुई एक किताब मुझे मिल गई। मैं खोज रही थी उसकी लिखी हुई 3 किताबें, एक अधूरी छोड़ के मरा था वो, जो उसके बेटे ने पूरा किया। तो लेकिन वो भी किताब है, अब कहाँ है किस लाइब्रेरी में नहीं मालूम। लेकिन मैं दान सागर, सुख सागर और एक और दया सागर, सुख सागर, दान सागर, 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। मुझे मिली एक किताब नेशनल लाइब्रेरी में, सुख सागर, और उस किताब को पाकर मैं निहाल हो गई। और उस किताब को मेरे हाथ तक आने की कथा भी अद्भुत है, क्योंकि मैं तो एक टूरिस्ट की तरह गई थी वहां, तो मुझे लाइब्रेरी वाले क्यों देंगे किताब, क्यों निकालेंगे मेरे लिए किताब। तो वहां पे उर्दू डिपार्टमेंट के एक हेड थे, गनी साहब, वो अभी फेसबुक फ्रेंड है मेरे। तो मैं सबने कहा कि आप उनसे जाइए, वो शायद कुछ कर पाएंगे, और मुझे पूरा दिन बैठ के पढ़ना था वहां। मैं उनके पास गई, उनको बताया। तो गनी साहब अभी भी याद करते हैं कि आप जिस पैशन से आप मुझसे बात कर रही थी कि आप क्या करने वाली हैं और आपको क्यों चाहिए वो किताब, तो मैं तो मना कर ही नहीं सका, और नियम विरुद्ध जाके हाँ पापोरी जाकर उन्होंने मुझे किताब मुझे निकाल कर दी। और आपको बताऊं, जब उस किताब को मैंने पलटा, हाथ में लेते हुए मैंने उस शताब्दी को महसूस किया, मैंने बल्लाल को महसूस किया, मैंने उसको हाथ में लेते हुए बल्लाल की उंगलियां महसूस की कि बल्लाल ने लिखा था सुख सागर। जिससे मीनाक्षी ने प्रेम किया था, वो जो कुलीनिज्म का इतना बड़ा प्रवर्तक था, वो जिसने मिथिला को पर विजय प्राप्त की थी। 12वीं शताब्दी जैसे एकदम से मेरी हथेलियों में सुख सागर के रूप में। और मैं गनी साहब के इतनी थैंक यू, मैंने कहा इतना थैंक यू। मैंने देखा कि इस किताब को किसी और ने मेरे अलावा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किसी ने कभी इसको निकलवाया है कि नहीं निकलवाया। हाय मनीषा, मल्लिका आ गई, हाय देखो मल्लिका आ गई, नटनी को सुनने मल्लिका आ गई, वाह थैंक यू। तो मैं बता रही थी वो नेशनल लाइब्रेरी में, तो जब वो मेरे हाथ में सुख सागर आया, मैं क्या बताऊं। और उस दिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस हुआ कि हाय मैंने संस्कृत में पढ़ाई क्यों नहीं की। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी संस्कृत के उसमें से श्लोक उतारे। मोबाइल से फोटो खींचना मना था, तो मैं देख रही थी कि कोई बंदा दाएं बाएं देखे, खटाखट फोटो। मैंने खूब फोटो खींचे, उसके फेसबुक पे लगाया भी था। एक फोटो के कहीं पता लग गया ना लाइब्रेरी वालों को, तो मेरा तो होगा ही, गनी साहब को भी बहुत सुनना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने खटाखट कुछ संस्कृत में इतनी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने हाई स्कूल तक तो पढ़ा है ना, लता लते लताभ्यम, तो हम लोग बोलते थे लता लते लतिया दे हम। संस्कृत को हम लोग यही भाषा समझते थे कि लता लते लतिया दे हम, और पूजा पाठ की भाषा। लेकिन उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि मुझे संस्कृत क्यों नहीं संस्कृत आई। तो मैंने खूब फोटो खींचे, इस किताब के कवर के फोटो खींचे, अंदर के फोटो खींचे, कवर एकदम प्लेन है, फोटो खींचे। और उसमें याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क संवाद, याज्ञवल्क और यमराज संवाद है, और मृत्यु पे बहुत बहस है, मृत्यु पे, जीवन पे, दर्शन है पूरा याज्ञवल्क का। तो वो पूरा मैं वहां से निकाल कर लाई। उस बाद में अपने एक दोस्त से उसका अनुवाद कराया, जिसका, और उसी में पता चलता है कि वो अथर्ववेद को जगह जगह कोट करता है बल्लाल से। आश्चर्य की बात है कि उस किताब को मुझसे पहले 1956 में किसी एक सज्जन ने निकलवाया था, उनका नाम नहीं था उस पर, बस वहां पे वो किताब पे लिखा हुआ था 1956 में। अब वो कौन दीवाना था जो बल्लाल सेन को पढ़ने 1956 में उस किताब को जिसने निकलवाया होगा। वो अब उतना मैं रिकॉर्ड निकलवाती कि कौन है तो टाइम लगता, तो इसलिए तो मैं पूरे दिन बल्लाल सेन की उस किताब के साथ मैंने बिताया। और उसमें मैं ढूंढती, अगर शायद कहीं मीनाक्षी हो, कहीं प्रेम की छाया हो, कहीं कोई गाथा होती, अगर मुझे संस्कृत आती तो मैं उसमें से। लेकिन मैं अभी कि एक बार फिर कोलकाता जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं वहां की मेंबरशिप लूं या कुछ ऐसा करके कि उसकी पूरी फोटोकॉपी निकलवा के किताब लेकर आऊं और उसका अनुवाद कोई करे बल्लाल सेन की उस किताब का। लेकिन मैं जिस पर उपन्यास लिख रही थी उसकी लिखी हुई किताब पढ़ लिया मैंने, उसका चरित्र पढ़ा, उसके गुरु अनिरुद्ध, उसके जो जीवन जीवनी के लेखक थे आनंद गोपाल, सब जो बाल सखा भी थे, ये सारी चीजें मुझे बल्लाल चरित्र में मिल गई थी। मेरे पास
बल्लाल को लेकर बहुत सामग्री हो गई थी, बहुत सारा इतिहास मिल गया था मुझे नहीं मिला तो मीनाक्षी के बारे में कुछ नहीं मिला। मीनाक्षी थी तो सिर्फ गीतों में, लोक गीतों में, गायन में। मीनाक्षी थी तो किस्सों में, लोगों के स्मृतियों में। इस तरह से कि एक किस्सा है जिसमें एक नटनी होती है, एक राज नर्तकी होती थी जिसने ऐसे बचाया मिथिला की पांडुलिपियों को, ऐसा मुझे पता चला ऐसे। लेकिन वो कैसी थी? सुंदर थी। तो सुंदर तो उस दौर की सारी स्त्रियां, मुझे तो लगता है जब मैं इस समय ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ती हूँ या पौराणिक, तो सारी स्त्रियां सुंदर ही होती हैं। ये बात मुझे बड़ी आश्चर्य। सब अपूर्व सुंदरी, अतिव सुंदरी। तो और ज्यादातर प्रेम कहानियों में, ऐतिहासिक प्रेम कहानियों में, वो नर्तकी होती हैं और राजा और शहजादा उन पे फिदा हो जाता है। ये किस तरह का नैरेटिव है, ये मेरी समझ से बाहर है। जरा मैं इस पे भी पढ़ूंगी इसको कि किस तरह का नैरेटिव है। कि जैसे मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ कि अब बेगम समरू भी नर्तकी थी, दिल्ली के चांदनी चौक की। अब उनके बारे में भी इतिहास बहुत सालों तक मौन रहा। वो एक फ्रांसीसी प्रेमी था उनका, सांब्रे करके, उससे प्यार हुआ तो उनका नाम बेगम समरू पड़ गया। बाद में वो आप लोगों को पता है ना कि इतिहास तो राजाओं का लिखा जाता है, रानियों का तो इतिहास लिखा ही नहीं जाता। तो भोग्याओं का कोई इतिहास नहीं होता है। तो कोई ऐसी स्त्री को क्यों उसका इतिहास लिखेगा कि और चूंकि बेगम समरू अभिजात्य कुल से नहीं थी, मेरी मीनाक्षी भी अभिजात्य कुल से नहीं थी, तो मेरे भीतर इस बात का आक्रोश था कि या तो उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है जो इतने जो शासन में होते हैं, जो शासक होते हैं, जो शासन करते हैं, वो अपना इतिहास लिखवा लेते हैं। तो आप सबको याद होगा कि बेगम समरू पर तो बहुत काम हुआ है। लेकिन मैं जब विस्मृत इतिहास की तलाश कर रही थी, जिसमें स्त्रियों को ढूंढ रही थी, तो बेगम समरू तक भी पहुंची थी और उनके बारे में भी खोजा। तो पता चला कि बहुत बहादुर महिला थी। उन्होंने अपना साम्राज्य भी बढ़ाया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कई जागीरें हासिल की। पिछले दिनों एक फिल्म देखी रश्मि भारद्वाज के कहने पे, डेंजरस ब्यूटी। उसमें वेनिस के 17वीं शताब्दी के वेनिस का में एक विषया होती है वेरोनिका, उसके त्याग की और उसके संघर्ष की कहानी है। वो कहानी देखी मैंने, वो भी बहुत सुंदर है और वो भी वेश्या है और वो भी अपने देश को बचाती है अपनी कुर्बानी देके। ये संयोग है कि 16वीं शताब्दी में उनके ऐसी वेश्या होती है। हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में और उससे भी पहले जाए तो अम्बपाली होती है। यूरोप का इतिहास हमारे जितना पुराना नहीं है, तो हमारे यहाँ की स्त्रियां उनसे बहुत पहले लेकिन जितनी गणिकाएं हुई जो अभिजात कुल की नहीं थी, जिनको समाज अच्छी नजर से नहीं देखता था, उन लोगों ने सबसे ज्यादा मुल्क के लिए किया। संभ्रांत स्त्रियों ने नहीं किया, उन स्त्रियों ने किया जिन्हें सभ्य समाज अपने साथ उठने बैठने के लायक नहीं मानता था। हमारी नटनी भी वही थी, इसका भी पेशा वही था, नाचना, गाना, मनोरंजन करना और कला। लेकिन इसने इन सारी स्त्रियों ने, चाहे वो वेरोनिका हो, चाहे अम्बपाली हो, चाहे नटनी हो, चाहे बेगम समरू हो, इन सब ने अपनी कला को स्थापित किया, अपनी कला को प्रतिष्ठा दिलाई और अपने चरित्र को प्रतिष्ठा दिलाई। अपने ऊपर और सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा जड़ा कि आप जिन स्त्रियों को निम्न कुल का और अपने बराबरी का नहीं समझते हो, अपने सभ्य समाज की स्त्रियों के बीच उठने बैठने नहीं देते हो, वो स्त्री क्या क्या बचाती है। कोई मुल्क बचाती है, कोई युद्ध में लड़ने जाती है, कोई जागीरें खड़ी करती है, तो कोई कुर्बानी देती है, तो कोई ज्ञान बचाती है। मीनाक्षी मुझे इसलिए पसंद आई कि वो ज्ञान बचाती है, वो किताबें बचाती हैं। और किताब पढ़ती हुई, किताब लिखती हुई स्त्रियां मुझे इतनी सुंदर लगती हैं। तो जो किताब बचाती हुई स्त्री होगी वो कितनी सुंदर होगी। तो मेरी मीनाक्षी इसलिए सुंदर है कि वो किताब बचाती है। मुझे ऐसी स्त्रियां सुंदर होती हैं, लेकिन जब वो ज्ञान बचाती हैं, जब वो ज्ञान बांचती हैं,
जब वो ज्ञान देती हैं और जब वो ज्ञान लेती हैं, जब वो ज्ञान पढ़ती हैं, तो बहुत सुंदर होती हैं, क्योंकि वो अपने बाहरी, वो पूरे समाज को एक संदेश देती हैं कि वो जिनका जो बाहरी हिस्सा है, वो बाहर, स्त्री अपने बाहर नहीं, अपने भीतर बसती है। स्त्री को बाहर से मत देखिए, भीतर से देखिए, स्त्री अपने भीतर में होती है। तो वो ऐसी स्त्रियां जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बहुत काम किए, जिन पर जिनको नोटिस नहीं किया गया, अननोटिस छोड़ दिया गया, उन लोगों ने ये संदेश दिया है। देखिए, अब उनका अर्पण जी ने कहा था मुझे कि प्रभावित कैसे किया, मैंने ये भी बता दिया। बल्लाल का साम्राज्य बंगाल में था और मीनाक्षी मिथिला की थी, और दोनों के बीच एक विशालकाय नदी थी, और ख्याति तो नदी पार कर सात समंदर पार भी पहुंच जाती है। तो ख्याति पहुंचती है उसकी, तो बाकी कहानी नहीं सुनाऊंगी आपको, लेकिन मैं इतना अपना कंसर्न बताना चाहूंगी कि मैं विस्मृत इतिहास की तलाश में थी, और इतिहास के किसी कालखंड को उठाकर उपन्यास लिखने का या सिर्फ घटनाओं का वर्णन भर मैं नहीं करना चाहती थी। इसलिए जो लोग मेरे उपन्यास में राजाओं का संघर्ष ढूंढ रहे हैं या उस कालखंड का बृहद इतिहास ढूंढ रहे हैं, उन्हें निराशा होगी, क्योंकि मैं इतिहास नहीं लिख रही थी, मैं इतिहासकार नहीं हूं। मैं वो लिख रही थी जो इतिहास नहीं लिखता है, मैं वो ढूंढ रही थी जो इतिहास से छूट जाता है। तो मैं प्रेम कथा लिख रही थी, एक नटनी और एक शहजादे की, एक युवराज की प्रेम कथा लिख रही थी। तो इसमें प्रेम ढूंढिएगा तो मिलेगा, इसमें एक स्त्री का किताबों के प्रति प्रेम ढूंढिएगा तो मिलेगा, इसमें आपको प्रेम त्रिकोण मिलेगा। मैं आगे आपकी इसमें और पात्र हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें मीनाक्षी के किरदार, मीनाक्षी के साथ और भी सारे पात्र हैं, सिर्फ मीनाक्षी अकेली नहीं थी। मीनाक्षी अंत तक अपने किरदार के साथ, जिसको कहते हैं कि वो इस किताब में वो हर घटना, हर अध्याय के बाद वो एक नए रूप में आपको नजर आएगी, एक नई तरह की स्त्री, और एक बनती हुई स्त्री, लड़की से, बच्चे से एक बनती हुई स्त्री। बहुत सोच समझ कर लिखा है मैंने, बहुत जानबूझकर और बड़े होशो हवास में लिखा है मीनाक्षी को। इसलिए मैं इत्मीनान से हूँ कि आप कहिए कि ब्राह्मणी नटनी क्यों नहीं थी, तो ये आपकी समस्या है कि आप प्रेम में जाति ढूंढ रहे हैं। लोक कथा को मैं नहीं बदल सकती हूँ, मैं इतिहास का नरेशन बदल सकती हूँ, तथ्य नहीं बदल सकती। आप कोई पौराणिक कथा लिखते हैं, आप नैरेटिव चेंज करते हैं अपने हिसाब से, समय के हिसाब से, लेकिन कथा नहीं बदल सकते आप। कथा तो वही है, कथा वही रहेगी, आप नहीं बदल सकते। तो मैं ये नहीं बदल सकती थी कि वो मालिन की बेटी की बजाय मैं उसको किसी ब्राह्मण कुल की कन्या बता दूं, ये काम मैं नहीं कर सकती थी। अगर मैं ब्राह्मण कुल की कन्या बताती तो मेरा जो कंसर्न था वो पूरा नहीं होता। मैं तो ये बताना चाह रही थी कि निम्न कुल, बल्लाल सेन के बारे में एक बात बता रही हूँ आपको। अभी एक मुझे इतिहास में एक मिला है, एक इतिहास में मिला है कि बल्लाल सेन को उसके घर वालों ने, जब वो बंगाल जाता है वापस, तो एक लिखा है इतिहास में, एक मैं फेसबुक पे कल डालूंगी इसको, कि एक निम्न कुल की स्त्री से प्रेम कर बैठा और उसे बंगाल ले आया, इस वजह से उसे राजघराने में निंदा का सामना करना पड़ा। नाम नहीं है, वो निम्न कुल की स्त्री कौन थी? तो निम्न कुल की स्त्री मीनाक्षी थी। तो इसलिए मैंने अच्छा, एक जगह नहीं है, कई जगह बल्लाल चरित में भी लिखा है। बल्लाल चरित में भी इस बात का संकेत है कि बल्लाल को निम्न कुल की स्त्रियों में बहुत रुचि थी। अब ये रुचि थी या बल्लाल सेन निम्न कुल की स्त्रियों को आसानी से ये मानता था कि आसानी से वो कंट्रोल हो सकती हैं, आसानी से उसके दबाव में आ सकती हैं। वो राजा था, वो युवराज था, तो आसानी से उसे हासिल, जैसे आजकल के दबंग दलित लड़कियों का रेप करते हैं, उन्हें टांग देते हैं, उनको मार देते हैं, गैंग रेप करते हैं। दलित लड़कियों खेत में जाती हैं लड़कियां, उनके साथ दबंग सारे, अभी यूपी का मामला ताजा पता ही आपको कि सारे सवर्ण थे और दलित लड़कियों के साथ क्या किया। तो ये आज का नहीं है, ये इतिहास से होता चला आ रहा है कि इतिहास में जो दबंग होते थे
वो इस तरह की जो निम्न कुल की स्त्रियां थी, सो कॉल्ड, मैं तो कोई कुल उल के विभाजन में यकीन ही नहीं करती हूँ, लेकिन जो कुल विभाजन था, मनुस्मृति का दबाव था बल्लाल सेन पे, मिथिला पे नहीं था। मिथिला का समाज मनुस्मृति से निर्धारित ही नहीं हुआ, कभी उसने लागू होने ही नहीं दिया। मिथिला का अपना पौरोहित्य है, अपने पुरोहित हैं, अपनी पंडिताई है, अपने नियम कानून है, अपना ब्राह्मणत्व है। बल्कि बल्लाल को मिथिला की जरूरत थी कि मिथिला से पांडुलिपि लेके जाए तो वो कुलीनिज्म और को लागू कर पाएगा अच्छे से। वो पूरे देश से सबसे अधिक प्रभावित था तो मिथिला से, और उस 12वीं शताब्दी में मिथिला सबसे अधिक पंडितों का, पंडित से मेरा मतलब जाति से नहीं, पंडित से मतलब पढ़े लिखे विद्वानों की नगरी थी। तो मिथिला सबसे अधिक विद्वानों की, जहां की गार्गी हुई, जहां याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि हुए और ब्रह्मवादिनी हुई, मैत्रेयी उपनिषद लिखा, ऐसी स्त्रियां जहां की भारती मिश्र हुई, जहां ऐसी ऐसी स्त्रियां थी। तो ये ख्याति भामती थी जहां की, जिसपे उषा किरण खान ने उपन्यास लिखा है। तो जहां पे ऐसी ऐसी स्त्रियां थी, और सीता तो थी, अब सीता का जिक्र क्या करना, सीता तो थी। तो वो ये सारी चीजें बंगाल के राजा बल्लाल सेन के दिमाग में थी, और एक पीड़ा भी थी कि मिथिला को जीत नहीं पाए। तो मिथिला को भी जीतने का एक मन था, तो अपने मिथिला पर विजय प्राप्त करना भी एक मंशा थी। दूसरा, उसे प्यार हो गया था। तीसरी, उसको किताब पांडुलिपियां हासिल करनी थी, ताकि उसके कुलीनिज्म की स्थापना में मिथिला के पंडितों का पूरा उसको सहयोग मिल जाए। और सारी मौलिक पांडुलिपियां थी मिथिला की, जो बाद में बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो गई। उषा किरण ही बता रही थी कि वहां जब खुदाई होती है तो संदूकों में बहुत सारी फटी हुई पोथियां, भोजपत्र में लिखी हुई, कपड़ों पे लिखी हुई सब मिलती हैं वहां, क्योंकि वो आक्रमणकारियों के डर से बहुत सारे पंडितों ने अपनी पोथियां संदूकों में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दी थी बचाने के लिए। क्योंकि मिथिला लूटते थे लोग, जो आक्रमणकारी आते थे, आक्रमण करते थे, तो वो धन संपदा के साथ साथ मिथिला का ज्ञान भी लूटना चाहते थे, पांडुलिपियां लूटते थे। तो ये पूरा इतिहास, ये सब कुछ पता था उसको, मीनाक्षी को। तो इसलिए अब मैं गौण पात्रों पे बात करूंगी। अर्पण जी ने कहा था, इसमें कुछ गौण पात्र हैं, भैरव, अलबेली, पार्वती, सौमित्र मिश्र, और भी हैं उनके माँ पिताजी, और श्रीधर, पंडित श्रीधर जी, सुशोभन, रजनी, कई हैं। लेकिन इसमें सौमित्र मिश्र बहुत एक गद्दार है, और किसी भी कहानी में अगर खल चरित्र नहीं हो तो उस कहानी को डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलती। और एक आपके जीवन में विरोध नहीं हो तो, अगर विरोध नहीं होगा तो आप जीवन में दुगुने उत्साह से और चुनौती, खल पात्र जो होते हैं वो आपको चुनौती देते हैं, आपको ललकारते हैं, तभी आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो आपके जीवन में खल पात्रों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो ये सौमित्र मिश्र मिथिला का खल पात्र है, मीनाक्षी के जीवन का खल पात्र है। उसकी मदद भी करता है, उसको राज नटनी बनवाता है, और उसकी मदद करता है, और बदले में उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना, उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन मीनाक्षी तैयार नहीं होती है, तो वो बदला लेता है, और बदला लेने के एवज में जयचंद बन जाता है। जैसे जयचंद ने दरवाजे खोल दिए थे, गद्दार था जयचंद, तो वो जयचंद तो बाद में हुए, लेकिन सौमित्र मिश्र भी उसी तरह का था कि वो बल्लाल सेन के साथ मिलके उसने सारा बहुत मदद की, उसने पांडुलिपियां लुटवाई, उसने बल्लाल सेन के साथ सौदा किया कि वो उसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर देंगे, क्योंकि बल्लाल को तो लौट जाना था। तो मिथिला पे बंगाल का शासन हो तो वो स्थानिक मांडली के एक उस समय के एक शब्द होता था कि वो हर राजा एक एक जगह अपना रख देते थे। तो वो सौमित्र में स्वप्न देख रहा था कि उसको बल्लाल सेन यहाँ पे बना देंगे, वो मिथिला का राजा बनने का सपना देखता था, और मीनाक्षी को रानी बनाने का सपना देखता था। मीनाक्षी के सपने ही कुछ और थे, तो इसलिए मीनाक्षी ने सौमित्र को इनकार कर दिया, और अंत में मीनाक्षी सौमित्र की गद्दारी खुलती है, फिर कहानी फिर यहाँ से बदलती है। एक पात्र है अलबेली। मीनाक्षी को जाना है, मीनाक्षी नहीं जाती है बंगाल परफॉर्म करने के लिए बल्लाल सेन के दरबार में, तो वो अपने बदले अलबेली को भेज देती है। अलबेली इसमें बहुत बड़ी सूत्रधार है बल्लाल सेन और मीनाक्षी के बीच में। और एक ऐसी, जैसे आप सहेलियां याद करिए कि कॉलेज में जब इश्क होता था तो एक सहेली और लड़के का एक दोस्त हमेशा सूत्रधार का काम करते हैं, तो यहाँ अलबेली उसी तरह से सूत्रधार का काम करती है। और इसके जीवन में भैरव है,
तो बल्लाल उस पर भी फिदा होता है, बल्लाल जैसे निम्न कुल की। मैंने यहाँ पे फिदा इसलिए लिखा डाला क्योंकि वो उसके बारे में बल्लाल चरित्र में लिखा है कि ऐसी वो स्त्रियों पे फिदा होता है। तो ये इसलिए मैंने दिखाया कि ये सब कहीं लोक कथा में नहीं है। मेरे जितने पात्र हैं, मेरी जो कहानी है, मेरी जो घटनाएं हैं, वो सब मैंने मेरा अपनी कल्पना की उपज है। और इसलिए इसमें और बाकी इसमें कई सारे पंडित लोग हैं मिथिला के जो इसको मदद करते हैं, मीनाक्षी के परिवार को वहाँ बसने के लिए मदद करते हैं। दोस्तों समय भी हो गया, बस हमारे पास अब 15 मिनट का और समय है। मैं एक चीज और, एक प्रेम कथा के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैं ढूंढ रही थी प्रेम कथाएं, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे एक मनीषा को ज्यादा पता होगा, राजस्थान में एक बंजारन और बादशाह कुतुब का प्रेम बहुत फेमस है। वो आपको याद होगा एक गजल जो रेखा भारद्वाज ने भी गाया है बहुत प्यारी आवाज में, पिया बाज का प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। ये जो कुतुब शाह ने बहुत फेमस गजल है। इनको भी एक बंजारन लड़की से प्यार हुआ था और बाद में इन्होंने किताब लिखी थी कुतुब मुश्तरी 1600 ईस्वी में, और उसमें उन्होंने अपनी और मुश्तरी जो बंजारन थी उसकी प्रेम कथा लिखी है। और आपको पता है ये बंजारन बाद में बेगम हैदर महल बनती है और यहाँ कोई धर्म आरे नहीं आता, कोई संप्रदाय आरे नहीं आता, और हैदराबाद शहर इन्हीं के नाम पे बेगम हैदर महल बनी। और ये दो अलग वर्ग, दो धर्म। मैं यहाँ ये भी दिखाना चाहती थी, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि बल्लाल सेन कुलीनिज्म का प्रवर्तक था तो आपने नटनी का प्यार कैसे करा दिया। एक तो लोक कथा में है प्यार, तो मैं नहीं बदल सकती थी। दूसरा, प्यार करते समय ये सब नहीं देखा जाता। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ कि दो विपरीत विचार के लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं। भाई स्त्री लेफ्टिस्ट है और पति संघी है, बीबी संघी है तो पति लेफ्टिस्ट है। इस तरह के बहुत सारे जोड़े बनते हैं, लेकिन वैचारिक आधार पर प्रेम का महल नहीं खड़ा हो सकता। वैचारिकता अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम का रसायन आपको समझना पड़ेगा। प्रेम का रसायन बिल्कुल अलग होता है, उसका इस क्रांति से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम एक अलग ही क्रांति है। तो इसलिए और इसी तरह से फिर मुझे रानी रूपमती, बाज बहादुर का प्रेम मेरे सामने उदाहरण था। आप देखिए कि बाज बहादुर कौन था, रानी रूपमती थी। बाज बहादुर क्या था, सबको पता है कि सैनिक था एक। तो इसलिए इस तरह की कथा लिखते समय आपको पूरी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए कि आप जो लिखने जा रहे हैं वो उससे पहले इस तरह के कथानक पे क्या लिखा गया, कैसे किरदार थे इतिहास में। तो जैसे राजस्थान में कंवल और केहर की प्रेम कहानी भी बहुत, और ये केहर की माँ जो थी वेश्या थी। और मुझे इतना अच्छा एक डायलॉग मिला जो बाद में इस डायलॉग को जब मेरे जहन में रहा डायलॉग ये, तो अंत में मैंने जब मीनाक्षी बल्लाल को जो जवाब देती है वो उसको लिखते समय ये केहर का संवाद मुझे याद आता है। केहर कहती है, केहर की माँ कहती है तू शादी कर ले, तेरे पर राजा फिदा है। और बादशाह थे, गुजरात के बादशाह थे, उनका नाम क्या ध्यान नहीं आ रहा है, बादशाह महमूद शाह, राजा उन पे फिदा थे गुजरात के। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम वेश्या की बेटी हो, वेश्या बनोगी, वेश्या ही हो, नाच गाना करती हो, तुमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, संभ्रांत परिवार का कोई तुम्हें पति नहीं मिलेगा। तो वो लड़की चूंकि उस समय केहर से प्यार करती है, वो भी कहीं का छोटा मोटा जागीरदार था, तो बहुत शानदार जवाब देती है उसको। ये जवाब मेरे जहन में ऐसा था, मुझे लगा हर स्त्री के पास ये दम्भ, ये स्वाभिमान होना चाहिए जवाब का। तो मीनाक्षी ने फिर उस तरह से बल्लाल को जवाब दिया था। ये केहर कहती है, राजस्थान की है, केहर कहती है कि शेर के गले में बाह डालने वाली, अपने बारे में कहती है कि केहर जैसे, केहर उसके कंवल नाम है लड़की का, केहर उसका प्रेमी था। तो कहती है केहर जैसे शेर के गले में बाह डालने वाली लड़की उस गीदड़ जैसे महमूद को गले कैसे लगा सकती है। तो क्योंकि वो प्यार पहले से किसी के प्यार में है, वो केहर के प्यार में है, तो वो पूरा ऐश्वर्य ठुकरा देती है प्यार के लिए।
मीनाक्षी भी इसी तरह के टोन में बात करती है और ऐश्वर्य ठुकरा देती है प्यार देश के लिए, किताबों के लिए और प्रेम के प्रति वफादारी निभाते हुए वो पहुंचती है, प्रेम के ठिकाने पर पहुंचती है। धोखा नहीं देना चाहती है, जिससे प्यार किया उसको धोखा नहीं देना चाहती है, इसलिए उसके पास वहां तक जाती है, वादा निभाती है, साथ में संदूकें जो कहा था लेकर मैं आऊंगी, तो जाती है। लेकिन वो सब कुछ दे सकती है, जान दे सकती है, ज्ञान नहीं दे सकती है। तो वो जो कंवल और केहर की प्रेम कहानी का जो प्रेरणा थी मेरे दिमाग में, वो मीनाक्षी में काम आई। तो हम सबको एक परंपरा, स्त्रियों की परंपरा से ही प्रेरणा मिलती है। एक हमारी पूरी गौरवशाली एक परंपरा है ऐसी स्त्रियों की। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि समय हो गया, 5-10 मिनट का समय है, और ये जो समय है, मुझे लग रहा है जो मौजूदा समय है, जो हमारे समय की लेखिकाएं हैं, वो इतिहास में एक नया दौर शुरू कर रही हैं। इतिहास में, इतिहास को हिज स्टोरी से हर स्टोरी की तरफ ले जाएंगी। ये शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन बीच में सुप्त था। मल्लिका शर्मिष्ठा या नटनी या और भी आगे स्त्रियां लिखेंगी। ये पुराण और इतिहास के हिज स्टोरी से हर स्टोरी की शुरुआत है। ये जो गुमशुदा स्त्रियां हैं, उनको उनकी कहानी कहने का समय आ गया है, और हम सब मिलकर कहेंगी उसकी कहानी। एक और स्त्री इतिहास में भुला दी गई, मार दी गई, छुपा ली गई। औरंगजेब की प्रेमिका थी जैना बाई, नर्तकी थी, और जग हंसाई के डर से औरंगजेब ने उसको कभी सामने नहीं आने दिया। ऐसी अनेक स्त्रियां थीं जो जिन्हें छोड़ दिया, जिन्हें छुपा दिया गया। तो उनको ढूंढ कर काम करने का समय आ गया। अभी तो बहुत किताबें आई हैं, पद्मावती पर आई हैं, रानी रूपमती पर किताब आई हैं, अभी बहुत किताबें आ रही हैं। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं ये काम। लेकिन हिज स्टोरी से हर स्टोरी की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। वो इसलिए आ गया कि देखिए, एक फ्रांसीसी शब्द है, एक टर्म है जो इस्तेमाल होता है, अवागार्द। मेरे दिमाग में शुरू से था, जब मैं साहित्य में आई तो मैं शुरू से एक मेरे दिमाग में बात थी कि मैं लेखन में जाऊंगी तो एक अवागार्द मन स्थिति होनी चाहिए, जो मुक्तिबोध और बहुत सारे लोग जो प्रचलन से हटके, प्रचलित ढांचे से अलग हटके लिखते हैं, जो चुनौती लेते हैं, और एक मध्यवर्गीय माहौल में, जैसे हम लोग का सांस लेना, एकदम साहित्य का जो मध्यवर्गीय माहौल है, उसमें खुलकर सांस लेना बहुत मुश्किल काम था, और मुझे बहुत मुश्किलें हुई शुरू में। और तो मैंने एक शुरू में तय किया था कि मैं अवागार्द बनूंगी। अवागार्द में एक सेल्फ, रचनाकार का सेल्फ हावी होता है, और मेरा सेल्फ हावी रहेगा मेरी हर रचना में, मेरे हर जगह, मेरे हर लेखन में, क्योंकि मैं जानती हूँ ये उपेक्षा का शिकार भी होता है ऐसा करना, लेकिन मैं इसे पावर स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं देखती हूँ। मैं मतलब ये मेरी रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये मेरी सामंती नैतिकता के परखच्चे उड़ाने के लिए मैंने ये एक ओट लिया है, एक ओट लिया है अवागार्द का, कि हम जैसों को तो अवागार्द जैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एक राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है यहाँ पे, कि जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, जुगनुओं ने फिर अंधेरे से लड़ाई जीत ली, चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। तो हमारे चांद सूरज तो रोशनदान में रखे रहेंगे, हम तो लड़ाइयाँ जीत लेंगे अपने लेखन से, अवागार्द बन के लड़ाइयाँ जीत लेंगे, और वो जो सामंती सोच है उसके परखच्चे उड़ाएंगे। हम ऐसी स्त्रियों को ढूंढ कर इतिहास से बाहर लेकर आएंगे, हम यथासंभव। और शायद बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी लेखिकाएं ऐसा करेंगी, क्योंकि स्त्रियां सिर्फ त्याग, बहादुरी और कुर्बानी के लिए ही इतिहास में इस्तेमाल की गई। उनके योगदान को मोहरा समझ के भुलाया गया। तो मैं अब मोहरों के मुख्य चाल चलने का समय है, ये आ गया है।
और साथियों अंत में अर्पण जी ने जो जो कहा है, और वो मैं एक अंश, छोटा सा अंश सुनाऊंगी क्योंकि समय हो गया है। 5 मिनट हमारे पास बचा है। बहुत सारे साथी जा रहे हैं, आ रहे हैं, और कुछ उब भी गए होंगे। 1 घंटा बहुत होता है, मैं समझती हूँ, 1 घंटे का समय बहुत होता है। हाँ, हाय सतीश जी। अब मैं 5 मिनट सब दोस्तों को जरा हेलो हेलो कर दूं तो फिर हाय हाय तस्नीम, अर्चना त्रिपाठी जी हेलो, सुरेश कुमार जी नमस्ते। हाय सुरेश जी ने मुझे तो बल्लाल पे बहुत रिसर्च भेजा है हाल के दिनों में। हाय अंजू, हाय सौरभ कुमार हेलो, अमनदीप जी, लोकेश जी, सुनीता शानू शुक्रिया, बहुत देर से हो तुम। नीलिमा शर्मा शुक्रिया, आप आई, तबीयत अब अच्छी होंगी आप। हाय पपूरी, हाँ सही बात है। मधु मेहता जी शुक्रिया, अजय पचौरी जी, रंजीत जी, मनीष वैद जी नमस्ते। हमारे साथ अपने समकालीन साथियों को देख के, प्रियंका एक चित्रकार है, प्रियंका वो भी आई हैं। केकी कृष्णा शुक्रिया, हाजीपुर से मेरी दोस्त बचपन बाल सखी। हाय शुभम, हाय पारस जी, दिलीप जी शुक्रिया, सरिता जी, उमा, हाय उमा। आज बौराहीन को सुनते हुए कैसा लग रहा है? उमा ने मेरे ऊपर एक आलेख लिखा है, मेरी जीवनी लिखी है बौराहीन मैं कभी शेयर करूंगी। आरती चौधरी जी नमस्ते, सत्येंद्र कृष्ण जी, रंजना झा जी, बंकिम जी, अलका जी, रश्मि भारद्वाज शुक्रिया, भालचंद गुज्जर जी, रामकिशोर फिरोजा जी, और जो दोस्त बच गए होंगे बाद में उनको मैं वहां जाके धन्यवाद दूंगी। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, और मैं संक्षेप में एक अंश सुनाकर किताब के बारे में पूरा खुलासा नहीं करूंगी, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, फिर आपको मजा कैसे आएगा। कथानक नहीं बताऊंगी। और ये एक मैं पता नहीं पहले किसी ने बोला हो, लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि ये गल्प इतिहास है, लोक और इतिहास को मिला के बना हुआ गल्प इतिहास। गल्प इतिहास में ये छूट होती है कि गल्प इतिहास में छूट होती है कि आप अपने हिसाब से किरदारों को गढ़ सकते हो, आपको पूरी छूट होती है, कल्पना की पूरी गुंजाइश होती है। आप इतिहास की सीमाओं में नहीं होते हो, और इतिहास की असंवेदनशीलता के विरुद्ध जाके संवेदनशील हो सकते हो आप। तो मैं एक अंश, छोटा सा हिस्सा, जब वो मिथिला से चलती है, वो मीनाक्षी बंगाल के लिए रवाना होती है, तब का एक अंश है। हालांकि एक मीनाक्षी और बल्लाल के मिलने वाला अंश इस उपन्यास का मेरा सबसे प्रिय अंश है, जिस पर कुछ एक मेरे साथी ने कहा कि तस्नीम सही, बौराहीन गजब लिखा है उमा ने, बौराहीन गजब लिखा है। उमा तो उमा ही है, ये कमाल उमा ही कर सकती है। तो और जब मीनाक्षी और बल्लाल मिलते हैं, वो चैप्टर मेरा सबसे प्रिय चैप्टर है, क्योंकि उसमें मैंने पूरा अपने को उड़ेल दिया था। उसमें जब कहते हैं कि लिखते लिखते अपने किरदारों से प्यार हो जाता है, तो लिखते लिखते मुझे भी बल्लाल से लगाव हो गया था, और मीनाक्षी को तो मैं अपने भीतर जी ही रही थी। तो वो अंश मुझे बहुत प्रिय, लेकिन वो सुनाऊंगी नहीं आपको, मैं सुनाऊंगी जब वो चलने लगी। जो लोग कहते हैं ना कि इसमें आप मीनाक्षी और बल्लाल जब मिलते हैं तो प्रेम कम दिखाई देता है, और जबरन के संबंध बल्लाल बनाता है, या ऐसा लगता है कि उसकी देह ज्यादा हावी हो गई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेम में देह को अनुपस्थित नहीं मानती हूँ, और मैं अलग नहीं करके देखती हूँ। आप अलग करके देखते होंगे, कोई रचनाकार करके देखता हो, मैं नहीं देखती हूँ कि एक स्त्री या एक पुरुष जब प्यार करते हैं तो विदेह कैसे हो जाते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता है। जब प्रेम करेंगे तो देह की उपस्थिति में प्रेम करेंगे ना, पूरी वो मन जो देह के भीतर रहता है, वो जहाँ मन वहाँ देह, जहाँ देह वहाँ मन नहीं, लेकिन जहाँ मन वहाँ देह। सिर्फ मन, जहाँ जैसे तवायफे या विषयाएं मन नहीं देती किसी को, देह देती हैं, तो वहाँ मन नहीं है।
लेकिन जब स्त्री किसी से प्यार करती है, पहले मन देती है, जब मन देती है तो देह भी साथ में उसके उपस्थित रहता है, देह से विद्रोह हो नहीं सकता। तो मैं वहां कैसे नहीं देह को रखती और कैसे नहीं दोनों का मिलन दिखाती। ये अधूरा प्रेम मैं अधूरी गाथा लिखने के लिए मैं नहीं थी। मैंने उसको, उस प्रेम को, मैं ये नहीं कहती कि प्रेम तभी पूरा होता है जब दो लोग दैहिक रूप से मिलते हैं, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के लिए सचमुच इतने बेचैन होते हैं, तो जब मिलते हैं तो क्या उनका रिएक्शन नेचुरल नहीं होता है? क्या वहां पे वो आर्टिफिशियल बिहेव करेंगे? तो मैं इस कृत्रिमता से बचाना चाहती थी इस दो प्रेमियों के संबंध को, नेचुरल रहने दिया, नेचुरल संवाद, नेचुरल मिलना, नेचुरल अपने आप को रख के आप देखिए तो वो एहसास होता है उस प्रेम के आवेग का। तो दो आवेग से भरे हुए लोग जब मिलते हैं, हालांकि स्त्री यहाँ भी तब भी चालाक है, मीनाक्षी फिर भी बहुत चतुर है, उस आवेग के उन क्षणों में भी वो अपना सब कुछ बचा ले जाती है, और बल्लाल उसकी चतुराई को नहीं समझ पाता है। तो चतुर स्त्री है, चतुर नार करके श्रृंगार। तो इस तरह से तो कई चीजें इस पे, कई तरह से व्याख्याएं हो रही है इस किताब की। और चूंकि ये संक्षिप्त 150 पेज की किताब है, 50,000 शब्दों की किताब है, मैंने पूरे लॉकडाउन में लिखा है। 1.5 साल मैंने रिसर्च किया, खोजती रही, पढ़ती रही, काम करती रही, कहीं कुछ मिल जाए, जितना सीमित संसाधनों में जितना मिल सका मुझे। और जब लॉकडाउन हुआ तो मैं क्या करती हूँ, रिसर्च करके चीजें रख लेती हूँ और उचित समय का इंतजार करती हूँ, जब मुझे फुर्सत लंबी मिले तो उपन्यास शुरू करूँ। मुझसे ये नहीं हो सकता कि उपन्यास आज शुरू करूँ और 12वीं शताब्दी में शुरू करूँ और 13वीं शताब्दी में खत्म करूँ, मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मेरी लय टूट जाती है। तो मैं एक लय में लिखना पसंद करती हूँ, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो। बाद में माँ जो एडिटिंग करो, प्रूफ पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे एक लय चाहिए। वो लय मेरी टूटे नहीं, इसके लिए मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए होती है। मैंने सुना मन्नू भंडारी जी उपन्यास लिखने के लिए, महाभोज लिखने के लिए कहीं किसी हॉस्टल में कहीं एक महीना या 3 महीना 2 महीना रही। बहुत बड़े साहित्यकार पहाड़ों पे चले जाते थे लिखने के लिए छुट्टी लेके। तो मुझे लगता था घर में क्यों नहीं लिख सकते थे, लेकिन घर बहुत डिमांडिंग होता है, तो आप उसमें नहीं लिख सकते, कंसंट्रेशन टूटता है। तो जब आपको समय मिलेगा, जैसे वाया मीडिया मैंने लिखा तो कई सालों में लिखा, कई साल लग गए, टुकड़ों टुकड़ों में, क्योंकि नौकरी भी, घर भी, सब देखना। अभी नौकरी नहीं है और घर भी अब इतना सपोर्टिव है कि आप जानता है कि आप लिख रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरा, लिखने का वक्त भी बहुत अलग होता है कि आप रात चुन लें या सुबह का समय चुन लें, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो मैंने लॉकडाउन के दौरान वो रातें चुनी और देर 2 बजे रात तक लिखती थी। 10 बजे बैठ जाती थी, सब काम धाम खत्म करके 10 बजे तक सन्नाटा हो जाता था, मैं बैठ जाती थी। और मेरी रफ्तार तेज है लिखने की, बहुत तेज टाइप करती हूँ, तेज सोचती हूँ, तेज टाइप करती हूँ, पत्रकारिता की आदत है। रिसर्च पूरा था, चैप्टर वाइज मैंने बाकायदा उसका वो बना लिया था कि किस चैप्टर में क्या, किस चैप्टर में क्या रहेगा, ये पूरा खाका बना हुआ था। खाका देखकर काम करना था और घटना सब कुछ दिमाग में था। तो वो मैं मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैं करती चली गई। और मुझे स्पष्ट था कि मुझे छोटा उपन्यास लिखना है और प्रेम कहानी तक सीमित रहना है, मुझे बहुत ज्यादा इतिहास में फंसना नहीं है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में बहुत घटनाएं घटी थी। पाल वंश का नाश हो चुका था, बुद्धिज्म उजड़ रहा था, खदेड़े जा रहे थे, बौद्ध मठ उजाड़े जा रहे थे और वापस बौद्ध देवी देवताओं को हिंदू देवी देवता बनाया जा रहा था। और जितने बौद्ध थे वो गृहस्थ बन रहे थे, सामाजिक संरचना बदल रही थी, भिक्षुनियां थी वो वापस गृहस्थिन बन रही थी। जातियों का भी एक वो हो गया था कि उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी जातियां लुप्त हो चुकी थी, वो सब वापस जातियों में जाने के लिए जातीय संघर्ष कर रहे थे। जिन्हें अपनी अपनी जाति याद थी वो अपनी अपनी जाति में वापस जाना चाहते थे, उनकी जाति उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो एक नए तरह की जाति का उदय हो रहा था उस समय कि ये जो बौद्धिस्ट लोग हैं इनको कहाँ रखा जाए, किधर रखा जाए। तो वो समाज उस समय उस तरह का था। तो बहुत सारी चीजें, अच्छा, राजाओं के आपसी संघर्ष थे और आक्रमणकारी बहुत सारे थे और बाहर से भी अरब से आ चुके थे व्यापारी, जिन्होंने साउथ को उस तरफ से घेरा हुआ था।
और 12वीं के बाद 13वीं शताब्दी से तो आने शुरू ही हो गए थे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो शताब्दी बदल रही थी धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें थी। अगर मैं लिखती तो एक मोटा ग्रंथ होता, फिर मेरी मीनाक्षी कहीं खो जाती, मेरा बल्लाल कहीं खो जाता, मुझे उन दोनों को पकड़ने के लिए फिर घुसना पड़ता और उसमें। तो मैंने सोचा बड़े मजे मजे में, बड़े प्यार से कि कोई और उपन्यास लिख लेंगे जिसमें सिर्फ प्रेम ना हो, तो उसमें इतिहास और सबको डील करेंगे, सारी समस्याएं डील करेंगे। अभी प्रेम तक रहते हैं, अभी एक स्त्री के तक रहते हैं, मीनाक्षी तक रहते हैं। इसको मीनाक्षी की कहानी, मीनाक्षी और की कहानी बनाते हैं इसको, ये दो राजाओं के संघर्ष की गाथा नहीं बनाते हैं इसको। तो इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा मैंने नहीं लिखा, और मेरी रफ्तार तेज थी, तो डेली में 2500 शब्द, 5000 शब्द भी लिख, एक दिन में 5-5 हजार शब्द लिखे हैं मैंने। 2 बार अगर बैठूं सुबह शाम तो 2500। तो मैं तो मोबाइल पे 2000-2500 शब्द तो ऐसे ही लिख देती हूँ चुटकियों में, तो कोई, लेकिन इसमें चूंकि मुझे पूरा मैं उतनी रफ्तार से नहीं लिख सकती थी, तो एक दिन में 2500 शब्द लिखती थी। तो ऐसा करते करते लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में शांति बहुत थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सब घर में बंद थे, बाहर सन्नाटा, घर में सन्नाटा, आप कहीं जा नहीं सकते, कोई आपके यहाँ आ नहीं सकता। वो समय मेरे लिए, अब लॉकडाउन के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एक कहानी तक नहीं लिखी है, ये हालत है कि एक कहानी भी नहीं लिखी है। तो वो सन्नाटा, तो अब समझ में आया कि लेखक जब उपन्यास लिखने के लिए आखिर क्यों जाते थे वो उसमें अपने को क्वारंटीन करने क्यों जाते थे, क्यों अपने को लॉकडाउन, अपने को एक होटल के कमरे में बंद कर लेते थे लिखने के लिए। बड़े बड़े राइटर्स ने ऐसा किया है, महीना महीना 2-2 महीना। धीरेन्द्र अस्थाना जी हैं, मैं उनको इतना मानती हूँ, बहुत बड़े राइटर हैं। वो बताते हैं कि जब उनको कहानी लिखना होता है तो होटल में कमरा बुक करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता वहां रहते हैं, और लंबी कहानी लिखकर आ जाते हैं घर वापस। कहते हैं वो घर पे मैं लिखता ही नहीं, वो घर पे कभी नहीं लिखते, वो उन्होंने जो कुछ भी जितना भी लिखा है सब बाहर जाके लिखा है, एकांत में रख, अकेले रख के, परिवार से अलग रख कर लिखा है। तो और उपन्यास में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत, 1 लाख शब्द हो तब 300 पेज, 80,000 हो तो 250 पेज, और 50 से 60,000 हो तो 200 पेज। तो इसके लिए, इतना लिखने के लिए आपको बहुत एकाग्रता चाहिए, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जिस समय आप लिख रहे होते हैं, और वो भी ऐतिहासिक, तो आपकी आंखों के सामने ये आधुनिक स्थापत्य नहीं होना चाहिए, फिर आपको वो मेहराबे, वो दीवारें, वो माहौल, वो सब कुछ याद आना चाहिए। और एक चीज और ये मैं बताना चाह रही थी कि जी मनीष जी, बिल्कुल मैंने ये कहा कि प्रेम में मन पहले आता है, और साथ में देह, उसका पैकेज है, आता है। कोई देह को नकार के प्रेम करता है, ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, मैं नहीं समझ पाती हूँ इस थ्योरी को कि फिर वो क्या चीज है। फिर तो ये भी एक तरह का की चालाकी है कि आप प्रेम में भी आप प्रेम में भी आप चतुर हैं, प्रेम करते हुए भी आप चतुर हो सकते हैं इतने। तो मीनाक्षी इतनी चतुर नहीं है, जिससे प्यार करती है उसके साथ संपूर्णता में प्यार करती है, संपूर्णता में, लेकिन अपने इतना भी प्यार नहीं करती कि वो अपने प्यार से ज्यादा अपने प्यार से कम महत्व अपने मुल्क और अपनी किताबों को दे। वो प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई है, मुल्क या ज्ञान कहिए, ज्ञान, बल्लाल और खुद और अपना सेल्फ। वो सेल्फ प्रेम भी बहुत है उसको, अवागार्ड है सेल्फ, वो अपने प्रेम में फंसी हुई है कि वो उसे अपनी अस्मिता की बड़ी चिंता है कि वो नटनी रहे, राज नर्तकी न रहे, वो नटनी रहे, वो दरबारों में चंद दरबारियों के मनोरंजन का सामान न बने, वो जन समुदाय, जन समाज, जितना जो समाज है उसकी कलाकार बने, वो जनता की कलाकार बने। तो एक अपने प्रेम में मीनाक्षी, दूसरा बल्लाल के प्रेम में, तीसरा वो ज्ञान के प्रेम में। और कहीं ना कहीं उसके माइंड में, चाहे मेरे माइंड में लिखते समय ये था कि किताबें किसी तरह से ऐसे राजा के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाता हो, जिसका एजेंडा हिंदुत्ववादी हो, क्योंकि वो थी तो माली समुदाय की और बंजारन थी, और एक बंजारन का कोई घर नहीं होता,
और स्त्रियां मूलतः बंजारन होती हैं, कहाँ घर होता है, पराये घर पराये घर। जो अपना घर है वहां जीवन भर सुनती है पराये घर में जाना है, बेटी तो है धन ही पराया। तो पराया तो बंजारन, तो मीनाक्षी को घर मिला लेकिन कहाँ घर होता है, घर ही नहीं था उसके पास। तो उसके लिए वो महलों में जाके बल्लाल सेन की 400 रानियों के बीच में क्या करती। बल्लाल सेन बाद में, मुझे बल्लाल के बाद जो चरित्र पढ़ा मैंने, उसमें तो बहुत शादियां करता है, बहुत सारी स्त्रियों को जहां भी जीतता था वहां से स्त्रियों को उठा लाता था। बाद में वो ऐसा हो गया था बल्लाल। तो हर राजा ऐसा ही होता है, हर राजा का विलासी होता है, हर राजा का चरित्र ऐसा होता है। एक से अनेक स्त्रियों से संबंध उनके होते हैं, उनके हरम में स्त्रियां ही स्त्रियां होती हैं। वो स्त्रियों को मनोरंजन का सामान ही समझते थे। तो मीनाक्षी अपने को मनोरंजन का समाज बनने से बचाती है, बचा लेती है। तो एक साथ उसके कई लक्ष्य सधते हैं। वो अपने आप को मनोरंजन का सामान बनाने से भी बचाती है, प्रेम का वादा भी निभाती है, और अपने मुल्क का ज्ञान भी बचाती है, और कर्ज चुका देती है। उसके दादा ने मिथिला को एक जुबान दी थी, वादा किया था कि आप हमें घर दीजिए, हम आपकी मिट्टी का कर्ज अदा करेंगे। तो वो दादा की जुबान को पोती ने पूरा किया। उसने उस मिट्टी की, जिस मिट्टी में पली बड़ी, जिसका नमक खाया, उसका कर्ज चुका देती है। वो एक बंजारन ही ऐसा कर सकती है। एक बंजारन को जब घर मिलता है तो वो अपना 100% जान भी दे देती है उसके लिए। चलिए साथियों, अब हम बस 2 मिनट में एक छोटा सा अंश सुना के राकेश शर्मा जी, हाँ हम बंजारे, तस्नीम हम बंजारे, मैं तो बंजारन मोड में ही रहती हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि मेरे तलवों में कुछ पहिए की घुर सुनाई देती है। हमेशा लगता है कि कोई पहिया चल रहा है। जैसे लैपटॉप में एक हमेशा आवाज़ आती है, घर घर पंखा चलता है ना अंदर, वो तो मेरे पाँव में हमेशा एक सन 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 सुनाई देता है। मुझे लगता है कि मैं रुकी क्यों हूँ, मैं थमी क्यों हूँ, मैं तो बंजारन हूँ, मुझे तो बस चलते जाना है, चलते जाना है। मीनाक्षी के लिए एक चलते चलते एक अंत में शेर सुनाऊंगी। पहले एक अंश सुना देती हूँ, क्योंकि अर्पण जी का मन है कि सुनाऊं, हालांकि मन नहीं था, लेकिन बातचीत करना ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से। लेकिन सुन लीजिए, एक अध्याय है, अंतिम अध्याय है, उसका बीच का हिस्सा है कि वापसी की तैयारियां प्रारंभ हुई। पोथियां विशालकाय संदूकों में भरी जाने लगी। उन्हें देख देख मीना का दिल कचोटता। नगर का ग्रंथागार खाली हो चुका था, पूरी इमारत खाली हो चुकी थी, वहां हवा साए साए करती थी। मीना अपने घर लौट चुकी थी। वहां टूटा हुआ हताश सुशोभन मिला, सूजी आंखों वाली मैया मिली, जिसके होठों पर गीत और आंखों में आंसू कभी खत्म ही न होते थे। दोनों को यह आभास हो चला था कि वे अपनी पुत्री खो चुके हैं। हर हाल में वह अब पहले वाली उनकी मीना नहीं रहेगी। शत्रु राजा को वह उपहार में मिल चुकी है, उसे साथ लेकर जाएगा। सुशोभन जब उसे गले लगाकर फपक पड़ा, तब मीना को कहना पड़ा, आप पर बाबा का कथन याद करिए। वक्त आ गया है बाबा, आप मेरा साथ दीजिए, नहीं तो मैं कभी मातृभूमि का कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। पर बाबा का दिया हुआ वचन पौत्री उतारेगी, ये सौभाग्य की बात है। आपसे आपकी मातृभूमि त्याग की मांग करे तो क्या आप इनकार कर देंगे? सुशोभन ने ना में सिर हिलाया। रजनी ने उसे बाहों में भर लिया। अच्छा होता काफिले में ही रहते, हम तुझे नहीं रोकेंगे, जाओ सुखी रहना, कहीं भी रहो, हमारा क्या, इनका कर्ज उतार कर हम भी चलेंगे। हम न बसेंगे कहीं, आएंगे बंग प्रदेश, खबर करेंगे आना मिलने, तब तो तुम रानी होगी ना। बाबा, मीना अपनी रुलाई न रोक पाई। देर रात तक दोनों रोते रहे, तीनों रोते रहे। तीनों जान समझ गए थे कि जीवन जिस दिशा में ले चला है, वहां अब सारी उम्र रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। मीना के मन में क्या चल रहा है, इसका अगला कदम क्या होगा, उसके बाबा और मैया अनजान थे। वे कुछ और सोचकर विलाप कर रहे थे और मीना कुछ और सोचकर दहल उठी थी। उसके मन की थाह लेना किसी के लिए असंभव था। वह रोते हुए भी
अपने अगले कदम के बारे में लगातार सोच रही थी। वो जो करने जा रही थी उसके लिए पूर्व पीठिका तैयार कर चुकी थी। सौमित्र को उसने तैयार कर लिया था, लेकिन उसे राजदार नहीं बनाया था। सौमित्र को लालच दिया कि एक बार वह उसका कहा मान ले तो वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। सिर्फ प्रशासक बनकर क्या होगा, ऊंचे से ऊंचा पद, मूल्य चुकाने का लालच दे चुकी थी। सौमित्र उसके झांसे में आ चुका था। उधर बल्लाल से कहकर सौमित्र का करारनामा रद्द करवा दिया। उधर बल्लाल से कहकर सौमित्र का करारनामा रद्द करवा दिया और सौमित्र को बल्लाल के खिलाफ भड़का दिया। अभी तक सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था। कुछ काम और उसकी योजना के अनुसार होना था। वो बिना समय गंवाए उसी काम में लग गई। बाबा भैया मेरा साथ दो, मैं बिना आपके सहयोग के जो करना चाहती हूं नहीं कर सकती। मीना ने बाबा और मैया के कानों में कुछ कहा। सुनकर दोनों के चेहरे पर भय और संशय की रेखाएं उभरी। मैं जैसे जैसे कहती हूँ करते जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। सारी परिस्थितियां मेरे पक्ष में है, वे मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं पीछे नहीं हट सकती। सुशोभन और मैया को काम समझाकर वह फिर से बल्लाल के तंबू की ओर चली गई। वहां पहुंचकर सबसे अच्छी खबर मिली कि मिथिला नरेश को स्वतंत्रता का पैगाम जा चुका था और वह एक नए स्थानिक मांडलिक को नियुक्त कर चुके थे। उनका नाम था संग्राम देव गुप्त। ये इतिहास में ये रियल नाम है संग्राम देव गुप्त का। उन्हें मिथिला नरेश ने एक गांव भी उपहार में दिया, जिसका नाम बदलकर संग्रामपुर करने की घोषणा हुई। संग्राम देव न बंग प्रदेश के थे न मिथिला के। वे मरुभूमि के बड़े व्यापारी कृष्णगुप्त के पुत्र थे, जिन्हें बल्लाल उनकी तीव्र वणिक बुद्धि के कारण बहुत पसंद करता था। ये इतिहास का फैक्ट है। उन्हें अपने साथ लेकर चला था। जब बल्लाल युद्ध में आया था तो उनको अपने साथ लेकर आया था। उन्हें अपने साथ लेकर चला था बल्लाल। मीना अब तक उनसे नहीं मिली थी। वे मिथिला के दूसरे भाग में युद्ध का संचालन कर रहे थे और सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति करवा रहे थे। बल्लाल ने मीना को उनसे मिलवाया। मीना संग्राम की नियुक्ति से तिलमिला गई। उनके मुख से निकल गया, आप हम नीच कुल के लोगों पर भरोसा नहीं करते। हमने सही सुना था कि आप। मीना, कृपया कुछ भी मत बोलना। हमने बहुत सोच समझ कर ही इन्हें नियुक्त किया है। हम आपसे बाद में बात करते हैं। मीना वहां से आहत होकर अंदर चली गई। तंबू उखड़ रहे थे, सो अंदर पहले वाली रौनक न थी। मायूस सी खड़ी रही। बाद में बल्लाल तेजी से आए और मीना को गले लगा लिया। इतने दिन क्यों न आई? हमने हर रात प्रतीक्षा की, हमारे भाग्य में दूसरी रात न आ सकी। आज हम मगध की ओर निकल रहे हैं। आप भी तैयारी कर ले, आज ही आपको निकलना है। आपने संग्राम देव की नियुक्ति से पहले हमसे सलाह न ली। तुमने नीच कुल क्यों बोला प्रिय? क्यों तंज कसती हो? तुमने मेरी सोच बदल दी है। संग्राम को मैंने इसलिए नियुक्त किया कि मिथिला में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सौमित्र के लिए तुम मना कर चुकी हो। सौमित्र दुष्ट और गद्दार है। इस तरह मैं किसी और मिथिलावासी को गद्दारी के लिए तैयार नहीं करना चाहता था। बंग प्रदेश का रखने में क्या समस्या थी? मीना बोल गई, लेकिन मन ही मन चाहती नहीं थी कि कोई बंग प्रदेश का हो। मैंने किसी तीसरे को चुना मीना। वो समान दृष्टि से शासन को देखेगा, हमारे राज्यों के संबंध और उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखेगा। तुम नहीं जानती मीना, ये जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत कुटिल होता है। ये झूठ बोलते हैं, भोली भाली प्रजा को ठगते हैं, छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारी लूटते हैं। मैं अपने शासनकाल में इनका दमन करूंगा। संग्राम देव से मुझे सहयोग और समाचार प्राप्त होगा। एक राजा को हर एक वर्ग के प्रतिनिधि को अपने साथ जोड़कर चलना चाहिए, ताकि वो इन्हें समझकर उन पर शासन कर सके। मीना का चित्त शांत हो गया। बल्लाल के ईमानदार जवाब ने उसे निरुत्तर कर दिया था। अब उसे अगली चाल चलने के लिए मौके की तलाश थी। ये छोटा सा अंश है। इसके बाद कहानी में बहुत मोड़ है और बल्लाल के साथ बहुत और डिबेट है और बहस है। बल्लाल से कई डिमांड रखती है, बल्लाल से कई डिमांड मनवाती है। आगे बहुत मोड़ है कहानी में। ममता कालिया जी अभी जुड़ी हैं शायद। नमस्ते ममता जी, दोस्त है मेरी। नमस्ते, आप आई।
शुक्रिया कंचन, शुक्रिया बबली सिंह, शुक्रिया। अब हमारा समय हो गया, बहुत समय ले लिया आप लोग का, मेरा भी। नटनी आप सबसे विदा चाहती है, नटनी को विदा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। और नटनी के बारे में, नटनी के लिए एक शेर की, जीत और हार का जीत और हार मकान कहाँ देखते हैं, जीत और हार मकान कहाँ देखते हैं, हम गांव के लोग हैं, नुकसान कहाँ देखते हैं। इसलिए जो नफा जो जैसा था, मैंने ज्यों का त्यों, कबीर जी ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, मैंने रख दी मीनाक्षी आपके सामने, मैंने धर दिया बल्लाल आपके सामने। मेरे सामने एक स्त्री, एक मेरी नायिका मीनाक्षी आ गई है। अब छोड़ दिया है तुझ पे चाहे जहर दे, या क्या बोलते हैं उसको, जाम दे। तो मैंने छोड़ दिया है उस पे चाहे जहर दे या जाम दे। आप पर मीनाक्षी छोड़ दिया है, अब आप इसको प्यार दीजिए, सराहिए, छोड़ दीजिए। छूटना तो इसके भाग्य में बदा है, तो छूटती ही रही हैं स्त्रियां। मीनाक्षी छूट जाएगी तो क्या है, कोई बात नहीं, फिर कोई और स्त्री किरदार लेकर आऊंगी, फिर कोई और लेकर आऊंगी, फिर कोई और लेकर आएगा, फिर कोई और लेकर आएगी। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ। डिनर करिए, बहुत रात हो गई। बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया अर्पण जी, शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय, धन्यवाद आपने मुझे सुना, आप सबने इतना वक्त दिया, हम आभारी हैं। हाँ, दूसरे उपन्यास पर लग गई हूँ अम्बपाली, क्योंकि मैं उसी जिले की हूँ, वैशाली जिले की। वैशाली की नगर बधू थी वो, जनपद कल्याणी थी, और मैं वैशाली जिले की हूँ। मुजफ्फरपुर में रहते हैं लेकिन वैशाली जिले की हूँ, वही गांव घर है। और बचपन से अम्बपाली की छाया में ही भरे हुए हैं हम सब, इसलिए मेरी ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी। तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। लेखन मेरे लिए एक कर्तव्य है जिसे मैं निभा रही हूँ, और अब मैं अपनी मर्जी से अपना काम करती हूँ। आप सबका शुक्रिया, ममता जी, उषा किरण दी, सुनीता, अर्पण जी, धन्यवाद, नमस्कार। मैं बाय बाय।